أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I welcome all of you in the online session of power distribution and utilization. आज का जो लेक्चर हमारा हम कंडक्ट कर रहे हैं वो 33rd लेक्चर है और अब तक के सेशन में अगर आप लोगों में से किसी का सवाल कोई हो तो फील फ्री टू आस्क, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। और अगर कोई सवाल किसी का नहीं है तो हम सेशन को अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वसीम साहब कोई सवाल आपका है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए बड़ी सर आगे ही बढ़ाएं। ये मुझे 1 मिनट दे दें ज़रा, मैं अभी जो इससे पहले का लेक्चर ले रहा था उसे अपलोड कर देता हूँ और देन आपका लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, हमने 32 लेक्चर अपलोड कर दिया है, 33rd लेक्चर ही हम कर रहे हैं अभी। और आपके FIP की क्या सूरत हाल है अब तक भाई वसीम साहब? FI भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, FIP हो गया आप लोगों का माशाल्लाह। ये सर एवोल्यूशन हो गई थी, आवन हुई थी। आपके में कौन आया था, एग्जामिनर कौन था? सर डॉक्टर फैसल साहब था जी जी। और सर सदीक रहमान था। अच्छा, तो आपको दोबारा टर्न के लिए बुलाया था ना उन्होंने? नहीं सर। एक दफ़ा मैं निकल गया। जी सर। और आपका FIP किस चीज़ के ऊपर था? जी सर। और आप आवाज़ कट रही है, दोबारा बोलेंगे? सर लोड मॉनिटरिंग एनर्जी डिवाइस थी सर, प्रायोरिटी बेस्ड। अच्छा, तो इसमें रिजल्ट क्या IoT बेस्ड थे आपके? यस सर। सही, तो रिजल्ट वगैरह सब आ गए हैं और आप लोगों की रिपोर्ट राइटिंग वगैरह भी सब हो गई है? नहीं रिपोर्ट अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं की, वो उस पर ही काम कर रहा हूँ। लेकिन सर ये जो आपने आज प्रोजेक्ट लिंक भेजी थी ना, जी। ये करीम बख्श वाला, ये तो मेरे रूम में प्रोजेक्ट बन रहा है। बन रहा था मतलब? मतलब ये करीम बख्श मेरा रूममेट था, हमारे रूम अच्छा में ही अच्छा। प्रोजेक्ट ये बना रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ उस लड़के ने बड़ी मेहनत की थी माशाल्लाह, और अभी उसका FIP वैल्यूएशन होना रह गई है। जी सर। बाकी FIP का काम तो उसने पूरा कर लिया, और जो वो है रिपोर्ट राइटिंग भी साथ ये लोग कर रहे हैं। और लेकिन ये कि इन्होंने अपना सेशन काफ़ी हद तक लेट कर दिया था, लेकिन बहरहाल अब यहाँ तक भी कामयाबी हो गई है इनको। इन्होंने अब FIP की वैल्यूएशन होपफुली आने वाले वीक में हो जाएगी और ये फारिग हो जाएंगे। या चलें जी, लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ। होपफुली स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी, तो हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को। तो हम लास्ट अपनी डिस्कशन जिसमें हमने एंड की थी वो थी कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल केबल, कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल केबल, कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कोर केबल। सिंगल कोर केबल के अंदर कैपेसिटेंस को हमें डिस्कस करना है। और इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल, आज मेरे ख्याल में असाइनमेंट 2 के 5 सवाल मैंने आपको दे दिए हैं। तो केबल की कैपेसिटेंस के ऊपर हम बात कर रहे थे। लास्ट हमने डिस्कशन ये की थी कि अगर दो केबल एक साथ लगे हुए हों तो कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक, ये डेफिनेशन है कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन के मुताबिक अगर दो कंडक्टर आपस में एक दूसरे के आमने सामने हों तो उनके ज़रिए से जो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को डिस्टर्ब करती हैं, और हर कंडक्टर एज अ कंडक्टिंग प्लेट के तौर पे बिहेव करता है। तो कंडक्टर अगर कंडक्टिंग प्लेट्स के तौर पे, मैग्नेटिक प्लेट्स के तौर पे, या प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के तौर पे बिहेव करें
तो फिर इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे कैपेसिटेंस क्रिएट होती है बिटवीन दी कंडक्टर, और कैपेसिटेंस जब बिटवीन दी कंडक्टर क्रिएट होती है तो हम ये बात उसमें कहते हैं कि हमारे कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना ज़रूरी है, और इस कैपेसिटेंस को हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉमिनल लेवल की होनी चाहिए जिसमें हम चीज़ें आसानी से कर सकें। A single core cable can be considered to be equivalent to two long coaxial cylinders. The conductor or core of the cable is the inner cylinder, while the outer cylinder is represented by lead shield, which is at earth potential. अब उन्होंने ये बताया है कि हमारे कंडक्टर की जो प्लेट्स हैं वो एक तरीके से कैपेसिटेंस पैदा कर रही होती है। अब अगर आप देखें, ये पूरे कंडक्टर का डायमीटर है और ये इनर साइड ऑफ द कंडक्टर जिसका डायमीटर है, इसके अंदर एक्सक्यूज हम मी सर, सर ये आज़ान आ रही है तो 1 मिनट वेट कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, हम रुक जाते हैं। जी सर, कंटिन्यू करें। चले हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। मैं ये बता रहा था कि हमारी तो एक शील्ड होती है आउट ऑफ दी कंडक्टर, जिसे हम शील्ड कहते हैं, ये वो पार्ट है। फर्दर कंडक्टर को यहाँ से ग्राउंड के तौर पे दिखाया गया है। ये पूरे कंडक्टर या केबल को जो हम देख रहे होते हैं उसके इनर साइड में कंडक्टर होता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एक्स डिस्टेंस है इसे थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कहा जाता है। तो ये डी के बाद से लेके यहाँ तक का जो एंड है इसे हम एक्स कहते हैं, और ये इंसुलेशन थिकनेस कहलाती है। ये जो स्मॉल डी है ये डायमीटर ऑफ कंडक्टर है, और ये कैपिटल डी जो है ये पूरे केबल का डायमीटर है जिसमें इंसुलेशन समेत कंडक्टर भी आ रहा होता है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी मेरे ख्याल में हमने सुबह डिस्कस कर लिया था सुबह की क्लास में, कि हमारा जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ होता है इंसुलेशन का। वो भी पहन लेते हैं भाई। तो इसके हिसाब से हम यहाँ बताते हैं कि इंसुलेशन और केबल जो अपने अपने डायमीटर रखते हैं। अच्छा, उसके हिसाब से अगर हम के फॉर्मूले को देखें तो C इक्वल टू एप्सिलॉन R, ये रिलेटिव परमिटिविटी है आपके मटेरियल की, जिस मटेरियल का आपने इंसुलेशन इस्तेमाल किया हुआ है, उस हिसाब से एप्सिलॉन आर यूज़ करते हैं। एल जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर कहलाती है, कितनी लेंथ का कंडक्टर आपने यूज़ किया। × 10⁻⁹ और फैरेड कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, यूनिट है ये। अच्छा, फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ, 41.4 Ln कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी जो है वो आपके पूरे केबल की डायमीटर है, और स्मॉल डी जो है वो आपके केबल के कंडक्टर की जो डायमीटर है उसको स्मॉल डी कहते हैं। तो आगे हम चलते हैं, और यहाँ पे सब चीज़ें बताई भी गई हैं। कैपिटल डी जो है वो असल में बताया गया है कि 2 टाइम्स ऑफ दी एक्स होता है। 2 टाइम एक्स क्यों? क्योंकि एक एक्स यहाँ पर और एक एक्स यहाँ पर भी है, तो टोटल के हिसाब से एक्स यहाँ पर है तो वो यहाँ पर भी है, इसीलिए 2x
और प्लस डी करा जाएगा तो टोटल डायमीटर बनेगा, तो वो डी इसके बराबर है। और स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ योर केबल ऑफ कंडक्टर। एप्सिलॉन आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल। जिस रबड़ का, पीवीसी का आप केबल लेते हैं तो जो कवर उस पर चढ़ा हुआ होता है उसकी मटेरियल वाइज उसे कहा जाता है ये, कि उसकी रिलेटिव परमिटिविटी। एल जो है वो लेंथ ऑफ केबल है, एल जो है वो लेंथ ऑफ केबल है। यहाँ तक की डिस्कशन में मेरे ख्याल में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, हम आगे चलते हैं और फॉर्मूले की इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक इसे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें दी गई है, वो जो कि 4 है। अ सिंगल कोर केबल हैज़ अ कंडक्टर डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इंटरनल शेल्फ डायमीटर ऑफ 1.8 सेंटीमीटर। तो इंटरनल शेल्फ जो डायमीटर है वो 1.8 सेंटीमीटर है। शेल्फ का डायमीटर का मतलब आउटर मोस्ट केबल का डायमीटर हुआ, और जो 1 सेंटीमीटर है वो आपका केबल के कंडक्टर का डायमीटर है। इफ impregnated paper of relative permittivity 4 is used to a insulation। अच्छा, पेपर इंसुलेशन इस्तेमाल हुई भी है, वो ये बता रहे हैं, इम्प्रेगनेटेड हुई भी है उसके साथ, और एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो 4 है, परमिटिविटी उसने 4 दी है। इज यूज्ड एज इंसुलेशन। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ 1 किलोमीटर लेंथ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है लेंथ ऑफ द केबल। अब हम इन तमाम पैरामीटर को सी यानी कैपेसिटेंस ऑफ द केबल के फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट करेंगे इस तरीके से, यानी 4 × 10⁻1000 डिवाइडेड बाय 41.4 log 10 रखेंगे। मेरे ख्याल में यहाँ पे एलन था, यहाँ इन्होंने लॉग कर लिया है, log बेस 10 डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी करके इससे सॉल्व किया, और इसका जो रिजल्ट है वो 0.378 10⁻⁻6 आ गया फैरेड में, और माइक्रो फैरेड के अंदर ये 10⁻⁻6 माइक्रो होती है, तो उसमें हमने इसे यूटिलाइज कर लिया। अच्छा, इसके मुताबिक अगर हम इसे करते हैं तो आप इसे सॉल्व करें। वसीम, मैं भी इसे सॉल्व करता हूँ और आंसर को वेरीफाई कर लेता हूँ। वसीम, आप मौजूद हैं ना साथ? जी हाँ सर, मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। सही है सर, 3.78 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इंटू 10⁻⁻7 आ रहा है, तो -6 कर देंगे तो ये पॉइंट उधर हो जाएगी। सही है सर। तो आपने एलन से किया है, लॉग से किया है? सर लॉग से, लॉग बेस 10 पे तो वो वैसे ही सेटिस्फाई होता है। मैंने इसको एलन से किया है, तो मेरा आंसर 165 और 0.5 आ रहा है। इसका मतलब एलन से इसका जवाब सही नहीं आएगा, सिर्फ लॉग से इसका लॉग से आएगा। सवाल का जवाब सही आएगा। तो आपने जो निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है, और ये रिलेटेड टू दैट ही होगा। तो फर्दर मोर हम आगे चलते हैं। तो हमने ये रिजल्ट वापस किया है कि ये जो दिया हुआ फॉर्मूला एलन में था वो वैलिड नहीं है, बल्कि ये लॉग बेस 10 से सॉल्व होगा, तो ही आंसर 0.375 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटेंस क्रिएट होगी सिंगल कोर केबल की। मतलब एक सिंगल कोर केबल दूसरे सिंगल कोर केबल के ज़रिए से जो कैपेसिटेंस क्रिएट होती है जिसकी लेंथ 1 किलोमीटर हो, तो वो इतनी है, तो इतनी सर वैसे कैपेसिटेंस। इसका जी जी। सर वैसे इसका रोल क्या होता है कैपेसिटेंस का, मतलब क्या इफेक्ट पड़ रहा है कंडक्टर के ऊपर, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है या? सही, ये बता देते हैं। देखें, असल होता ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप कैपेसिटेंस सही मायनों में इस तरह क्रिएट होती है, तो कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा होता है, तो कैपेसिटेंस के नतीजे में आपका जो पावर फैक्टर है वो बढ़ जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। समझ रहे हैं क्या? जैसे लास्ट अभी पावर फैक्टर हमने डिस्कस किया था
तो आपको यस पता सर। है बंडल ऑफ कंडक्टर जो गुजर रहे होते हैं, बंडल ऑफ कंडक्टर यानी एक बंच में एक फेज के 4 कंडक्टर गुजर रहे हैं 500 केवी की, ये जो बाईपास से हमारे गुजर रहे हैं आपने देखा होगा, वो बंडल ऑफ कंडक्टर कहलाते हैं। और वो 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है 5 लाख वोल्ट की। तो अब उसमें होता ये है कि लाइन लॉसेस, इंडक्टेंस और दीगर चीज़ों की बुनियाद पर हमें पावर फैक्टर आपका पुअर हो जाता है। तो हम जी सर। करते ये हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कैपेसिटेंस क्रिएट करने के लिए उनमें स्पेसिंग क्रिएट कर देते हैं बंडल ऑफ कंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बंडल ऑफ कंडक्टर को लगाने से ट्रांसमिशन लाइन की जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उससे ख़त्म हो जाता है, और कैपेसिटिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट को ओवरकम करके पावर फैक्टर ट्रांसमिशन लाइन का इम्प्रूव कर देता है। तो ये मकसद है बंडल ऑफ कंडक्टर को ट्रांसमिशन लाइन के अंदर एक इंडक्टिव इफेक्ट को कैपेसिटिव इफेक्ट से ख़त्म कर देना, और जो आपका लेगिंग लैगिंग करंट ऑफ द कैपेसिटेंस लैगिंग करंट ऑफ द इंडक्टर की वजह से आ रहा है उसको कैपेसिटेंस ऑफ द लीडिंग करंट के नतीजे में ओवरकम करना और इससे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। तो पावर फैक्टर इस तरह से हमारा इम्प्रूव हो जाता है, और इस तरह से पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के नतीजे में आपको एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती लाइन में। ये तो ट्रांसमिशन लाइन का रोल हो गया ना वसीम, जो मैंने बताया है आपको। जी सर। इसी तरीके से हमारी जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, बल्कि ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की एक लो वोल्टेज साइड की कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं हम। देखें, हमारी जब ये स्पेसिंग हम करते हैं ना जिसके अंदर 400 वोल्ट गुजर रहे हैं या 11 केवी गुजर रहे हैं, तो इन लाइन में असल में कैपेसिटर असल में होता ये है कि हमारा जो लोड इंडक्टिव अगर हो, इंडक्टिव लोड के नतीजे में अगर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव ना कर रहे हों, पीएफआई प्लांट हमने नहीं लगाया हुआ हो, या रेजिडेंशियल लेवल पर हो या सबस्टेशन लेवल पे हो, पावर फैक्टर का प्लांट आपने नहीं लगाया हुआ, तो होगा ये कि आपके लोड की तरफ से अगर इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा हो, जो कि आता है, अब वो वहाँ से कैसे आएगा भाई? बहुत सारे यूज़र हैं जो अपने जैसे डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन एक बना हुआ होता है ना, आपके इलाके का होगा, मेरे इलाके का है कुरंगी 4 नंबर, लांडी 2.5 नंबर, या शाह फैसल टाउन, या अलग अलग टाउन पे छोटे छोटे इलाकों के डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन होते हैं जहाँ ट्रांसफार्मर इलाके का लगा हुआ होता है। तो वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, उस ट्रांसफार्मर से लाइन जा रही होती है हमारे घरों तक। अब घर के अंदर हम बहुत सारी अप्लाइंसेस चला रहे होते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर भी होता है, जूसर ग्राइंडिंग मशीन भी होती हैं, मोटर पानी की होती है, पंखे होते हैं, और फ्रिज रेफ्रिजरेटर या वो लोड जो कि मोटर बेस्ड इंडक्टिव लोड होते हैं। तो किसी ना किसी एक इंस्टेंट के ऊपर कंटिन्यूस इंडक्टिव लोड तो ट्रांसफार्मर पे आ ही रहा होता है ना, जो इलाके का होता है। तो ये ट्रांसफार्मर के ऊपर जब इंडक्टिव इफेक्ट आता है तो पावर फैक्टर पुअर होने लगता है। अगर आपने इसको ओवरकम करना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप एक काम ये कर लें कि जनाब पूरी लाइन के अंदर इक्वल स्पेसिंग रख लें। इक्वल स्पेसिंग रखने से क्या होगा, कैपेसिटेंस बिटवीन दी लाइन आपकी आ जाएगी, और वो कैपेसिटेंस आपकी लाइन के अंदर अगर इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है तो लाइन के स्पेसिंग के नतीजे में कैपेसिटेंस क्रिएट होगी, और लाइन की स्पेसिंग यानी कि हर एक लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग होगी उससे कैपेसिटेंस क्रिएट होने के नतीजे में आपका पावर फैक्टर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये मकसद है पावर फैक्टर को इस तरह से इम्प्रूव करने का। और ये कितनी कैपेसिटेंस क्रिएट हो सकेगी इस स्पेसिंग के नतीजे में, या केबल के दरमियान कितनी कैपेसिटेंस होगी कि हमें कैपेसिटर अलग से लगाना ना पड़े पावर फैक्टर को डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि केबल की स्पेसिंग के नतीजे में खुद ब खुद ही कैपेसिटेंस क्रिएट हो रही है। तो फिर इसके नतीजे में होगा ये कि हम कैपेसिटर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी लगाने की तो हम इस कैपेसिटेंस को माइनस करके लगाएंगे। तो इस तरह हमारी कॉस्ट भी बच जाएगी एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगाने की, क्योंकि स्पेसिंग के नतीजे में पावर फैक्टर वैसे ही इंप्रूव हो रहा है। तो ये पूरी साइंस है इसकी, जो उसके बिहाइंड द सीन आपने पूछी कि हम इसे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं या इसका इम्पैक्ट क्या है। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक मैंने जवाब दे दिया है, और आपको वो चीज़ समझ आ गई हो। कोई चीज़ में रह गई हो, समझ ना आई हो तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूँगा, बता दूँगा। क्लियर है यहाँ तक? वसीम, यस सर। यस सर। मोहम्मद रज़ा और मुजीबुर रहमान, आप लोगों के कुछ सवाल अगर हैं तो ज़रूर पूछें, और अगर आपके सवाल नहीं है तो ये बुरी बात है। सवाल नहीं है का मतलब ये है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए आपके सवाल भी नहीं है। और एंड टाइम पे पढ़ना एक मुश्किल बात होगी, क्योंकि इंशाल्लाह हमारे 48 लेक्चर तो पूरे हो जाएंगे, और 48 लेक्चर में से आपके फाइनल का पेपर बनेगा जो 80 नंबरों का होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग
अपने इर्द गिर्द से रिलेटेड अगर कोई भी आपके जहन में सवाल हो, तो मैं ये नहीं कहता मैं बहुत चैंपियन हूँ, सब सवालों का जवाब दे दूँगा, लेकिन आपके कोई भी सवाल उससे रिलेटेड हो तो ज़रूर पूछें, हम उसको डिस्कस करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। और हमारे साथ हमारे सीनियर लोग भी हैं, वसीम साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों के हवाले से, और पास आउट भी माशाल्लाह होने वाले हैं, FIP कंप्लीट हो गया है। अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद कामयाबी दे दुनिया और आखिरत में। और आप सब भी अपने FIP की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपने सवाल ज़रूर पूछें। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो इसका यही मतलब है कि आप पढ़ नहीं रहे। तो सवाल ज़रूर पूछें जो चीज़ आपको नहीं पता, क्योंकि आने वाले कोर्सेज जो आगे फेस करेंगे वो थोड़े और टफ होंगे, तो उनके लिए भी आपको तैयारी अच्छी करने की ज़रूरत है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। तो ये वो वाहिद कोर्स है जिसमें आप अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आप क्लियर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, होपफुली किसी का कोई सवाल नहीं है अब तक। तो कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल की अगर हम बात करें तो इसे हम अवॉइड कर देते हैं और आगे चलते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ 3 कोर केबल की अगर हम बात करें तो कैपेसिटेंस ऑफ 3 कोर केबल के ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कशन करते हैं। ये सेशन यहाँ पे एंड हो रहा है, तो जो लिंक मैंने आपको शेयर किया है उसी से जब ये सेशन मैं अभी एंड करता हूँ तो आप एक दूसरे लिंक से सेशन को ज्वाइन करिएगा, और सेशन को जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर हम वहाँ से इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं और फिर कुछ इसी सेशन, क्योंकि इसका टाइम आउट हो रहा है, तो हम दूसरे सेशन में इसे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जो है उस सेशन में ज्वाइन करें, और कोई जहन में सवाल हो तो ज़रूर पूछें। वो लिंक जो मैंने व्हाट्सएप पे अभी आप लोगों को शेयर किया है उसी लिंक के ज़रिए से आप सेशन को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।